हेलो, नमस्कार मित्रों, आप सभी का स्टडी विद एस राठौर सर ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर स्वागत, अभिनंदन, इस्तकबाल। देखिए दोस्तों, आज 23 जनवरी 2022 को यूपी टेट का जो फर्स्ट मीटिंग का पेपर हुआ है उसका सॉल्यूशन लेके हम आए हैं। और देखिए, जिस बच्चे ने जितनी मेहनत की थी उसके अनुसार ये बड़ा ही इजी ही पेपर आया है और आप लोगों को आज हम एक्सप्लेनेशन करके दिखाएंगे। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं, जो ईबीएस पोर्शन रहा आपका पर्यावरणीय अध्ययन में, वहाँ हम इस पर बात करते हैं। मैंने क्लास में भी आपसे बात की थी कि ईबीएस को ओनली इन्वायरमेंट में मत लेना, इसका मतलब बताया था हमने ईबीएस एवरी वेरिएंट ऑफ स्टडी बताया था ना। वैसे ही पेपर आपका बना है, बड़ा ही इजी है। इसमें ज्योग्राफी के भी क्वेश्चन एक दो पूछे गए, कुछ क्वेश्चन इसमें आपको पता है कि हिस्ट्री के भी आए हैं और बाकी आपका ईबीएस से भी आए हैं, साइंस के भी क्वेश्चन है। ये सब मिश्रण आया हुआ है, तो ऐसे ही है, इसको कह सकते हैं एक मिडिल लेवल का पेपर था। जो बच्चे पढ़े थे उनके लिए ईजी था और जो नहीं पढ़े थे उसके लिए टफ था। चलिए अब हम अपना सॉल्यूशन देखते हैं, ठीक है। सॉल्यूशन प्रारंभ करते हैं। देखिए किस प्रकार क्वेश्चन आए हैं। क्वेश्चन होगा, देखिए स्टैंडर्ड क्या रहा है। सबसे पहले देखते हैं, हमारा पर्यावरण अध्ययन के बारे में बात कर रहे हैं। पर्यावरण अध्ययन में हमने देखा है कि इसमें पहले क्वेश्चन आता है, थोड़ी लाइट ऑफ करो, हाँ। इसके बाद अब देखा जाएगा, देखिए इसमें क्वेश्चन है पहला, सबसे पहले क्वेश्चन आया है मोस्ट बायोडाइवर्सिटीज ऑफ इज फंड इन, मतलब जो है जो मोस्ट बायोडाइवर्सिटी इज फंड इन किससे बनती है, तो सबसे ज़्यादा बायोडाइवर्सिटी कहाँ पाई जाती है, आपने सबने पढ़ा है। तो सबसे ज़्यादा बायोडाइवर्सिटी शांत घाटी या साइलेंट वैली में पाई जाती है, जो कहाँ पर है, केरल में। ध्यान रखना, केरल में, यही बताया था ना। तो इसका आंसर थर्ड होगा, 121 का आंसर होगा थर्ड, तीसरा। इसके बाद में फिर आता है अगला, नेक्स्ट क्वेश्चन आया है आपका। अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन आता है एलपीजी, यानी कि व्हाट इज नॉट टर्न फॉर एलपीजी, एलपीजी में क्या नहीं होता है। तो यही क्वेश्चन पूछा गया, एलपीजी में क्या इसमें शामिल नहीं है। तो ये पूछा गया संदर्भ में क्या असत्य है, तो इसमें असत्य है। देखिए इसमें पहला फर्स्ट ऑप्शन है, एक स्वच्छ ईंधन है, अर्थात एक क्या है, एक एलपीजी स्वच्छ ईंधन है, हाँ ये सही है। इसके बाद नेक्स्ट पूछा, इसमें अगला ऑप्शन है मीथेन उत्सर्जन करने वाला है। तो ध्यान रखिए दोस्तों, एलपीजी में मीथेन नहीं होता है, इसमें क्या होता है, ब्यूटेन और प्रोपेन का मिश्रण होता है और मरकप्टोन मिलाया जाता है जो गंध उत्पन्न करता है, ठीक है। तो इसमें यही आपका असत्य पूछा है, यही है। इसमें क्या, मीथेन इसमें नहीं होता है, अर्थात मीथेन का उत्सर्जन नहीं होता है एलपीजी में। आंसर आपका बी होगा। नेक्स्ट है 23वां क्वेश्चन, 23वां है 123। इसमें पारिस्थितिकी तंत्र के घटक हैं, अर्थात कह सकते हैं कि कंपोनेंट्स ऑफ क्या है, इकोसिस्टम। तो इकोसिस्टम के दो घटक हैं, आपको पढ़ाया गया है। पहला है जैविक घटक, दूसरा अजैविक घटक, अर्थात इसका आंसर आपका 4 होगा। जैविक और अजैविक दो तरह के घटक हैं, तो यही पूछा है। अगर इसमें ये पूछता पारिस्थितिकी तंत्र के जैविक घटक कौन कौन से हैं, तब आंसर आपको यहाँ देना था, लेकिन इसमें पूछा पारिस्थितिकी तंत्र के घटक, तो दो होते हैं, एक बायोटिक एक एबायोटिक। आंसर आपका चौथा होगा इसमें, 123 का चौथा आंसर। नेक्स्ट है 124वां क्वेश्चन है, मकर रेखा गुजरती है या मकर रेखा कितने अक्षांश पे है। तो दोस्तों आपको पता होना चाहिए कितने अक्षांश पर है, इसको आप बोलते हैं अक्षांश। तो ये साउथ में, ध्यान रखना, जो आपका नॉर्थ में है वो कर्क रेखा कहलाती है, साउथ में है 23 सही 1/2 डिग्री। साउथ को किस नाम से जानते हैं, मकर रेखा के नाम से जानते हैं, ध्यान रखना। अगला क्वेश्चन है 125। इसमें पूछा गया है कि इकोसिस्टम शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था। तो इकोसिस्टम जो टर्म है सबसे पहले दिया था किन्होंने, टॉन्सले ने, या डॉक्टर, इसमें लिखा है डॉक्टर एजी टॉन्सले। आंसर चौथा होगा, 125 का क्वेश्चन नंबर का आंसर चौथा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों 126वां क्वेश्चन है। इसमें पूछा गया है निम्न में से कहाँ आर्सेनिक द्वारा जल प्रदूषण अधिकतर होता है या सर्वाधिक होता है। तो दोस्तों ध्यान रखना, आपका एक उड़ीसा राज्य वहाँ भी है और उसमें उड़ीसा ऑप्शन में नहीं है, पश्चिम बंगाल है। तो पश्चिम बंगाल में
आर्सेनिक ज़्यादा है, क्योंकि वहाँ पर आसपास जो है हुगली नदी के आसपास का क्षेत्र है जहाँ जूट उत्पादन होता है, उसके आसपास प्रदूषण, इसमें आर्सेनिक का बढ़ जाता है। तो आंसर आपका 2 होगा, अर्थात 126वें क्वेश्चन का आंसर 2 है। ठीक है, क्वेश्चन का आंसर 2 है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है 127वां क्वेश्चन। इसमें क्या कहा गया है, भारत में पश्चिमी घाट के दक्कन शुष्क हैं क्योंकि, ये पूछा गया जो पश्चिमी घाट है और पश्चिमी घाट में जो दक्कन है वो शुष्क क्यों है, किसका कारण है। तो कारण पूछा गया है, यहाँ पर होता है रेन शैडो प्रभाव, इसमें जो रेन शैडो इफेक्ट होता है उसके कारण। आंसर इसका 3 होगा, 127 का आंसर आपका 3 आएगा, 127 का आंसर 3 आएगा। क्या है कारण, क्या रहेगा, रेन शैडो के प्रभाव के कारण यहाँ शुष्क रहता है। ठीक है, नेक्स्ट है अगला 128वां क्वेश्चन। इसमें पूछा गया वन्यजीव सुरक्षा अधिनियम पारित किया गया था। तो आपको पता है सबसे पहले वन्यजीव सुरक्षा अधिनियम 1972 आता है और इसमें आपको सबसे पहले आंसर इसका 3 हो जाएगा, 128 का आंसर 3 होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 129वां क्वेश्चन। हाँ दोस्तों, 129वां क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, वायुमंडल की ऊपरी सीमा पर प्रति इकाई क्षेत्र में प्राप्त होने वाली सौर विकिरण कहलाती है। अर्थात ये पूछा गया कि जो वायुमंडल है उसकी ऊपरी सीमा में, अर्थात एक्सोस्फीयर जो होता है सबसे लास्ट वायुमंडल है, उसमें क्या है ऊपरी सीमा में प्रति इकाई क्षेत्र में जो प्राप्त होने वाली सौर विकिरण, उसको किस नाम से जानते हैं। तो उसको बोलते हैं हम आइसोलेशन, उसको आइसोलेशन लाइन भी बोलते हैं। जो दो यानी कि सूर्य तप को मिलाने वाली लाइन आइसो लाइन भी कहलाती है, आइसोरेखा, यानी कि ये आपका आंसर होगा इसमें सूर्य तप या ए। 129 में आंसर ए होगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर आता है 130। 130 नंबर में क्वेश्चन है, किस देश के संविधान से मौलिक कर्तव्य लिया गया है। तो मौलिक कर्तव्य आप सबको पता है कहाँ से लिए गए, रूस के संविधान से लिए गए हैं। और इसमें आपको जोड़े कब गए थे, तो आपको पता है कि एक आपका 51A के अंतर्गत जोड़ा गया था और भाग 4A में मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा गया था। ये आपका USSR, इसको बोल दिया हमने USSR, अर्थात जो बोल दिया है कि जो संयुक्त जगत रूस है वहाँ से लिए गए हैं, यूनाइटेड स्टेट ऑफ रशिया से लिए गए हैं। ये कहाँ से, आपका आंसर 130 का 2 होगा। आंसर 130 का कौन सा होगा, 2 होगा। बड़ा ही आपको देखिए क्वेश्चन आपको पता है, ये आपका कहाँ संविधान का क्वेश्चन है। संविधान मैंने अच्छे से एक्सप्लेन किया, उसमें आपने पढ़ा भी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, घास भूमि क्षेत्र के परितंत्र के खाद्य श्रृंखला में सबसे उच्च स्तर का उपभोक्ता क्या होता है। देखिए इसमें घास वाला पूछा गया है, तो आपको पता है घास आता है, घास को टिड्डा खाता है, टिड्डा को कौन खाता है, ये वही वाला क्रम था। तो उसमें सबसे ऊपर सुपीरियर पे कौन होता है, तो सबसे सुपीरियर पे जो मांसाहारी होता है या उसको कौन खाता है, उसको शेर सबसे ऊपर आ जाता है, अर्थात शेर खाएगा। जैसे आपने रैबिट ने घास को खाया, रैबिट को लोमड़ी ने खाया, लोमड़ी को शेर खाता है, तो शेर क्या है, मांसाहारी होता है। तो यहाँ आंसर आपका चौथा आएगा, 131 का आंसर 4 आएगा। ठीक है दोस्तों, तो 131 का 4 आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वायुमंडल का प्रमुख स्तर जो पृथ्वी के सबसे पास है। तो आपको पता है सबसे पहले ट्रोपोस्फीयर है, फिर आपका इसके बाद स्ट्रेटोस्फीयर है, फिर मेसोस्फीयर, फिर आयनोस्फीयर, फिर एक्सोस्फीयर। तो सबसे पास कौन है, आपका ट्रोपोस्फीयर, या इसको बोलते क्षोभ मंडल। 132 का आंसर रहेगा आपका 4, क्षोभ मंडल आंसर होगा चौथा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 133 आता है। 133 का क्वेश्चन है, भारतीय संसद द्वारा जैव विविधता अधिनियम पारित किया गया था। जो जैव विविधता अधिनियम है, बायोडाइवर्सिटी जो एक्ट है, वो कब पास हुई, तो ये होती है 11 दिसंबर 2002 ईस्वी को। आंसर आपका होगा 2, अर्थात होगा इसमें 133 का आंसर होगा 2, 11 दिसंबर 2002, ये आपका आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर अगला है 134 और इसमें पूछा गया क्वेश्चन था, निम्नलिखित में से कौन सी कृषि करने की प्रक्रिया पर्यावरण संरक्षण में सहायक है। निम्नलिखित में से कौन सी कृषि करने की प्रक्रिया पर्यावरण संरक्षण में सहायक है। तो इसमें पर्यावरण को प्रोटेक्ट करने में सहायक है, तो जैविक कृषि। और आपको पता है कि जैविक कृषि जो है पर्यावरण के लिए लाभदायक होती है। आंसर 134 का 2 हो गया, 134 का आंसर 2 हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 135 है, अम्लीय वर्षा संबंधित है
तो अम्लीय वर्षा किससे संबंधित है, यही पूछा गया है। तो अम्लीय वर्षा संबंधित है किससे, तो कौन सा एसिड गिरता है, तो सल्फ्यूरिक एसिड, है ना। कौन सा, सल्फ्यूरिक एसिड, क्योंकि आपको धूल होती है उसमें सिलिका होती है, वो सब उड़ के सल्फ्यूरिक एसिड का निर्माण करती है। और सल्फ्यूरिक एसिड आपको पता भी है कि जब ज्वालामुखी फटता है तो उसकी अंतिम उत्पाद भी यही बन जाता है। तो इसलिए अम्लीय वर्षा रिस्पॉन्सिबल होती है सल्फ्यूरिक एसिड बनने में। ठीक है, आपका आंसर होगा चौथा, 135 का आंसर रहेगा चौथा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 136 है। इसमें पूछा गया है WWF से आशय है, मतलब इसका फुल फॉर्म पूछा है कि WWF क्या है, तो इसको बोलते हैं वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड। ठीक है, क्या बोलते हैं, वर्ल्ड लाइफ फंड इसको बोला जाता है। आंसर आपका 3 होगा, इसको बोलते हैं 3 आंसर होगा। किसमें, 136वें क्वेश्चन में 3 होगा, आपका आंसर 136 में 3 होगा। नेक्स्ट पूछा गया क्वेश्चन है 137वां, फूलों की घाटी अवस्थित है। देखिए हमने घाटी से 3 क्वेश्चन बोले थे आपको, एक सिलिकॉन वैली, एक साइलेंट वैली, एक आपकी थी कौन सी वैली, एक थी फ्लावर वैली। उनमें से डायरेक्टली 2 क्वेश्चन आपको सीधे सीधे मिल गए। एक आपका था फूलों की घाटी, एक था शांत घाटी, दोनों मिले हैं। फूलों की घाटी अवस्थित कहाँ है, उत्तराखंड में है। आंसर इसका 137 का 2 होगा, आंसर 137 का 2। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला आपका क्वेश्चन है 138वां क्वेश्चन नंबर है 138। इसमें पूछा गया है भारत में निम्नलिखित में से कौन सी एजेंसी मुख्य रूप से प्रदूषण के मापन से संबंधित है। अर्थात ये पूछा गया भारत में निम्नलिखित में से कौन सी एजेंसी मुख्य रूप से प्रदूषण के मापन से संबंधित है। तो प्रदूषण में जो मापन करती है कौन सी एजेंसी करती है, तो इसके मापन करती है केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड। कौन करता है, केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, ये आपका मापन करता है। कहाँ, भारत में पूछा गया है, ये बात ध्यान रखना। जबकि ग्रीन ट्रिब्यूनल है जो इंटरनेशनल लेवल की मतलब विश्व में करती है। यहाँ आंसर चौथा होगा 138 का 4। नेक्स्ट क्वेश्चन है 139वां। इसमें पूछा गया कोटोपैक्सी एक जागृत ज्वालामुखी है जो अवस्थित है। आपको पता है जो कोटोपैक्सी ज्वालामुखी है उसका देश है इक्वाडोर, है ना। और इसके बाद अगर पर्वतमाला इसमें पूछी गई, किस पर्वतमाला का भाग है ये, तो एंडीज पर्वतमाला पे पड़ता है। आंसर आपका हो जाएगा 3। किस पे है कोटोपैक्सी, एंडीज पर्वतमाला का भाग है, वो आपका ज्वालामुखी उसी पर है जो एक जागृत ज्वालामुखी है। 139 का आपका 3 आएगा। नेक्स्ट है 140वां क्वेश्चन। देखिए 140वां है तिब्बत की सांगपो नदी। देखिए तिब्बत की सांगपो नदी जो है भारत में किस नाम से जानी जाती है। यहाँ थोड़ी सी मिस्टेक है, नेम लिखना चाहिए थी, जानी जाती है ऐसे कर दिया, तो नाम है आप जोड़ लेना। इसको बोलते हैं, आपको पता है जहाँ तिब्बत में ये मानसरोवर झील से निकल के आती है वहाँ इसको सांगपो बोलते हैं। फिर आपकी आगे चल कर के दिहांग कहलाती है, फिर ब्रह्मपुत्र बन जाती है ना। ये आपकी ब्रह्मपुत्र नदी का ही नाम है, अच्छे से आपने पढ़ा है, ब्रह्मपुत्र। आंसर आपका 3, 140 का आपका आंसर 3 रहेगा। नेक्स्ट है 141वां क्वेश्चन और इसमें पूछा गया ध्रुव तारा कहा जाता है। तो आपको पता है जो उत्तरी अक्षांश पर उत्तरी तारे को ही ध्रुव तारा कहते हैं। ये आपका 90 डिग्री पर दिखाई देता है, इसलिए इसको ध्रुव तारा भी कहा गया। आंसर 141 का 1 होगा, 141 का आंसर 1। नेक्स्ट है 142वां क्वेश्चन। इसमें पूछा गया भारत में प्रोजेक्ट टाइगर प्रारंभ किया गया था। तो भारत में प्रोजेक्ट टाइगर कब यहाँ पर चालू हुआ, 1973 में प्रोजेक्ट टाइगर लाया जाता है भारत में, जो टाइगर के रिजर्वेशन या बाघ के संरक्षण के लिए लाया जाता है। 142 का उत्तर आपका 4 होगा, 142 का आंसर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो 143वां क्वेश्चन है कान्हा राष्ट्रीय उद्यान भारत के किस राज्य में स्थित है। तो आपको पता है कान्हा और किसली ये दोनों कहाँ हैं, मध्य प्रदेश में है। यहाँ 9 है, 9 में से एक पूछा गया राष्ट्रीय उद्यान, तो कान्हा मध्य प्रदेश का है, ध्यान रखना ये कहाँ पर है, मध्य प्रदेश का। अगला क्वेश्चन पूछा गया 144वां। दोस्तों ये ध्यान रखना हम डी सीरीज वाले में ये नंबरिंग की रखे हैं, है ना। तो जो डी सीरीज का पेपर था वो मेरे पास उपलब्ध हुआ, इसलिए हमने उसी की नंबरिंग की है। आप लोग अपने अनुसार नंबर अगर चेंज होता है पैटर्न तो अपना देख लेना। इसमें क्या है, लखनऊ समझौता,
जो होता है 1916 में किन दो के मध्य हुआ था? तो ध्यान रखना कि एक तो था आपका कांग्रेस, दूसरी थी मुस्लिम लीग। इन दोनों को मिलाने के लिए लखनऊ पैक्ट होती है, ठीक है। तो इसमें आपका आंसर आता है कांग्रेस और मुस्लिम लीग के मध्य हुआ था लखनऊ समझौता। ये दोस्तों आप ध्यान रखना, किसके बीच? कांग्रेस व मुस्लिम लीग के बीच लखनऊ समझौता होता है। ध्यान रखना आंसर 1 होगा, 144 का आंसर 1 होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 145 आता है। इसमें पूछा गया है वेयर इज द वर्ल्ड अस सेंक्युलिटी, अर्थात पूछा गया जंगली गधों का अभ्यारण्य कौन सा है, या कह दिया जाएगा जंगली गधा कहाँ किस अभ्यारण्य में होती है। तो आपको पता है जंगली गधा के लिए आपको फेमस है गुजरात में, तो स्थान ही पूछा गया है। गुजरात के जंगली गधा बहुत फेमस हैं। आंसर 145 का 4 हो जाएगा, 145 का आंसर 4 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 146 है। इसमें पूछा गया कार्बन डेटिंग संदर्भित करता है, अर्थात कार्बन डेटिंग जो एक पद्धति है इसके अनुसार क्या निकाला जाता है? तो सबसे पहले इसमें पहला ऑप्शन है चट्टानों की शक्ति की माप की जाती है। दूसरा है इसमें इनमें से सभी, और नेक्स्ट है इसमें क्या होता है श्वेत चट पर लिखने के लिए कार्बन का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट है प्राचीन स्थलों में मौजूद हड्डियों या सामग्रियों की आयु का मापन करते हैं। तो ध्यान रखना ये आयु मापने की विधि होती है, कौन सी? कार्बन डेटिंग पद्धति। इससे पता चलाया जाता है किस प्रकार का आपकी सबसे पहले कितने पुराना ये साक्ष्य मिला, ये सब जानकारी प्राप्त करते हैं। तो इसमें आपका कौन सा हो जाएगा? ठीक है, ये आपका हो जाएगा आंसर नंबर 4 हो जाएगा। इसमें 146 का आंसर 4। अगला है 147वां क्वेश्चन। 147वां है क्वेश्चन का है संविधान सभा ने कब राष्ट्रीय गान को अपनाया? दोस्तों आपको पता है कि संविधान सभा ने राष्ट्रीय गान को कब अपनाया था? तो आपका 24 जनवरी 1950 को अपनाता है। संविधान सभा ने राष्ट्रीय गान को 24 जनवरी 1950 को अपनाया। ये भी पॉलिटी का क्वेश्चन है। नेक्स्ट पूछा गया है बायोमैग्निफिकेशन है, अर्थात एक प्रकार की ये क्रिया होती है बायोमैग्निफिकेशन। तो वही पूछा है क्या है? समय के साथ ऊतक में विषैले पदार्थ की बढ़ती सांद्रता। नेक्स्ट है इनमें से सभी। अगला है कंप्यूटर द्वारा चित्र के आकार में वृद्धि। नेक्स्ट है जीव के आकार में वृद्धि, जो जीव होता है उसके आकार में वृद्धि होती क्या होती है? तो बायोमैग्निफिकेशन एक प्रकार की क्रिया होती है जिसमें समय के साथ साथ ऊतक में विषैले पदार्थ स्टोर हो जाते हैं, ठीक है। जो आपके वेस्टेज मटेरियल होता है वो स्टोर हो जाता है, इसको ही बायोमैग्निफिकेशन कहते हैं। इसमें और भी चीजें आती हैं, ठीक। तो आंसर आपका ए हो गया 148 का। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 149 है निम्नलिखित में से कौन जीवमंडल का अजैविक घटक है? देखिए डायरेक्ट पूछ लिया गया जैविक और अजैविक। तो आपको पता था जो जैविक होते थे उनमें जीव आते थे ज्यादातर, जो डिकम्पोज हो जाते थे, जबकि अजैविक डिकम्पोज नहीं होते हैं। इसमें आपको प्रोटीन आपको पता है। इसमें कौन सा पूछा? अजैविक घटक का नाम पूछा गया है। तो अजैविक कौन सा है? मतलब जैविक जो बायोटिक है और एक एबायोटिक है। तो बायोटिक इनमें से देख लो वो हटा दो, एबायोटिक निकल आएगा। जैसे कि कवक जो होता है ना, और इसके बाद मृदा है, फास्फोरस है और प्रोटीन है। ये आपके देखिए प्रोटीन, फास्फोरस, मृदा तीनों कॉमन हो गए। इसके बाद इसमें पूछा अजैविक घटक नहीं है, ये पूछा गया। तो नहीं के लिए कवक है जो कैसा है? ये आपका बायोटिक है या जैविक है, ये अजैविक नहीं है। आंसर 3 होगा, 149 का आंसर 3 होगा। और नेक्स्ट है 150वां क्वेश्चन लास्ट है। और देखिए इसमें पूछा गया ग्रीन पीस इंटरनेशनल का मुख्यालय अवस्थित है। आपको पता है जो ग्रीन पीस इंटरनेशनल है उसका मुख्यालय कहाँ पर है? एम्स्टर्डम में है। कहाँ पर है? एम्स्टर्डम में पड़ता है, नीदरलैंड में। कहाँ? नीदरलैंड, एम्स्टर्डम में ये आपको देखने को मिलता है ग्रीन पीस इंटरनेशनल का मुख्यालय, ठीक है। दोस्तों देखा हमने आज कि आपको जो टेट की परीक्षा हुई उसमें जो पर्यावरण अध्ययन से संबंधित जो भी क्वेश्चन आए हैं उन सब पे हमने बात की है। अब बाकी का हमारी टीम इस समय सब ड्यूटी में है, इसलिए सेंटरों पर है। सेकंड मीटिंग का पेपर चल रहा है, आपको पता है अभी होने वाला है कुछ समय बाद। तो इसलिए बाकी सॉल्यूशन जो है आप तक बात के पहुँचाएंगे, है ना। एक विशेष जानकारी हमारे मंत्रा क्लासेस उरई में
नया बैच प्रारंभ हुआ है अभी सुपर टेट का। जो भी छात्र इसमें एडमिशन लेना चाहे संपर्क कर सकते हैं। और जो भी छात्र लेखपाली की तैयारी कर रहे हैं तो लेखपाली की तैयारी के लिए एक विशेष बैच भी उसका प्रारंभ हो रहा है 1 तारीख से। उससे पहले एडमिशन जिसको लेना है ले सकते हैं। और जो एनटीपीसी मेंस और रेलवे का ग्रुप डी का जो परीक्षा अभी फरवरी के बाद प्रारंभ हो रही है फरवरी में, उन सब के लिए आप स्पेशल इंडिविजुअल साइंस का बैच या लेखपाल के लिए इंडिविजुअल पर्यावरण का आपका जो ग्रामीण परिवेश है उसका बैच जो भी बच्चे ज्वाइन करना चाहें तो मंत्रा क्लासेस अंबेडकर चौराहे के पास उरई में आप लोग आ सकते हैं। और संपर्क करने के लिए हम आपके पास नंबर उपलब्ध है, वहां पर आपको नंबर उपलब्ध कराया जाता है। आप सब लोग आइए, ऑनलाइन जो आपका जितना होगा हम सपोर्ट करेंगे। प्रत्येक संडे को आपके लिए एक विशेष क्लास लेते हैं जिसमें करंट अफेयर की 2 घंटे निःशुल्क क्लास है, कोई भी छात्र इसमें आ सकता है। बाकी सभी आप लोग ऑफलाइन क्लास में आ सकते हैं, ठीक है। तो मैं एस राठौर सर आपकी जो सेकंड मीटिंग का पेपर हो रहा है बच्चों को बहुत सारी शुभकामनाएं देते हैं। आप लोग अच्छे से अपनी मेहनत करिए। कहा जाता है कि कई बार कहा गया है कि जो पसीने से लिखते हैं अपने मेहनत के पन्नों को, वो जो पसीने से लिखते हैं अपने मेहनत के पन्नों को, उनकी किस्मत के पन्ने कभी खाली नहीं रहते। और आप लोग लिखिए, जितनी मेहनत की है 100% दीजिए। बाकी भगवान आप सबका साथ रहेगा, क्योंकि गॉड भी उसी का सहायक होता है जो मेहनत करता है, ठीक है दोस्तों। तो आप इस चैनल को भी थोड़ा सा लाइक कर लीजिए और अपना पेपर को मिला लीजिए और इसको अधिक से अधिक शेयर भी कर लीजिए, ताकि जो फ्री क्लास चलती है संडे की अधिक से अधिक लोगों तक उपलब्ध होती रहे। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू।